सबसे पहले तो जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोरोना का वो दौर सबने देखा है और उस समय वही कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी, वही नर्स, वही डॉक्टर, वही ट्रैकमैन, वही रेलवे का कर्मचारी, वही नर्स और डॉक्टर पूरे देश को, समाज को बचाने का काम किया। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, कोई स्पेशल क्यों है? कोरोना के समय में क्या एक भी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अस्पतालों में क्या दिखाई पड़ा? वही सरकारी कर्मचारी आपका ये वैक्सीन ले गया, वही दवाएं ले गया, वही आपकी वैक्सीन दिलाया। आप स्पेशल कर रहे हैं, कर्मचारियों पे स्पेशल की बात उठा दिया आपने, राजनेताओं पे कभी उठाया? अभी संसद चल नहीं पाई। कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता हम नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उस पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन पेंशन भत्ते की क्या जरूरत है, आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा कि यहां पर अर्थशास्त्री बनाया है, एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, मैं एक बात और कर, अटल जी जब इस पेंशन पर सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है, तो लोगों ने कहा नहीं हमें तो राष्ट्र प्यारा है। तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं, कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं, आप तो लोक सेवक हैं। क्या जरूरत है आपको? और कितने सांसदों ने छोड़ा? देखिए मैंने विजय भाई आपकी पूरी बात सुनी विजय जी। कुछ हमने रिसर्च की, कुछ ग्राउंड पर गए और ये चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। राम बालक चौबे, डॉक्टर राम बालक चौबे, 1,18,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह और पेंशन मिलती है 4,044 रुपए। या विक्रमजीत सिंह की बात हो, यह दरअसल इक्का दुक्का वाकया है जिनकी डिटेलिंग में हमें जाने की जरूरत है, या यही सबब है एनपीएस का और ऐसी ही पेंशन कर्मचारियों को मिल रही है रिटायरमेंट पर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। यही सबब है और ये कोई एक दो घटना नहीं है। आप एनपीएस में जितने लोगों से रिटायर हो रहे हैं, जितने लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही, सबके हाल यही हैं। और ये पूरे देश में सैकड़ों हजारों उदाहरण है। और हर महीने, अभी तो मार्च बीता, 31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहां तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। नहीं, ये कैसे संभव है? ये कौन सी आंकड़ेबाजी? जितने मैंने पैसे दिए उतने तो मिलेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। सर यही बात, उसका एक सीधा उदाहरण सर हम बताएं। जैसे जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट अनिश्चित होता है। और मेरी अपनी जो छोटी सी समझ है, देश का 96%, 96% को लोगों को शेयर मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। 2-4% लोगों के लिए खेल होगा, कब चढ़ता है, कब घटता है, कब निकालना है, कब फायदा होता है, ये उनको पता हो। अधिकांश भाग हिंदुस्तान की, चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता हो, बाहर रहती है। अब जब उसमें रिटायरमेंट का दौर आता है, अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, अगर एक खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, हमारी एक संख्या आई, 1 लाख लोग भर्ती किए गए। अगले 31 तारीख को जब मार्च में रिटायर होते हैं, उस समय शेयर सूचकांक, अगर शेयर मार्केट कम है, तो फिर हमारा जो वैल्यू था, हमारी जो पैसा था, वो हमारा मूल्य पैसा नहीं होगा, जो उस डेट में होगा वो हमारे लिए होगा। और दूसरी बात, मैं जो और गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये पेंशन नहीं है, ये तो जो व्यवस्था दी गई है एनपीएस के साथ कि 60% आप पैसा वापस लेंगे, 40% का आप किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे, और ये जो पैसा हमारा जमा उसका ब्याज है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये बात के लिए समझ में नहीं आ पा रही लोगों को। और जब लागू की गई थी तो लोगों ने बड़े सबसे उत्साह दिखाए गए थे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो मैं कहता हूं कि जो अभी कमेटी बनाई गई है, हम तो कहते हैं कि इस कमेटी में एनपीएस पे सुधार की बात है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम सब लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं। और अगर कमेटी बनी तो ईमानदारी से एक दिशा में मैं उससे कहूंगा कि जो लोगों को पेंशन इस समय मिल चुकी है एनपीएस के तहत, उन पे ग्राउंड पे जाएं, जैसे आप गए, आप उस पर जाकर सर्वे करें, फिर 4400, फिर 26 रुपए में क्या उस व्यक्ति का जीवन यापन हो पाएगा? हमारा सवाल सबसे बड़ा ही है। और नहीं, इसमें क्या एक और फर्क, विजय भाई देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये भाई बुजुर्ग सबको होना है, आपको भी, मुझको भी। और जो ये सुरक्षा कवच है, ये मिलता भी वैसे बहुत कम लोगों को है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। प्राइवेट, जैसे मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं तो मेरी तो कोई पेंशन है नहीं। 85% वर्कफोर्स के पास तो कुछ भी नहीं है।
उनको भी मिलना चाहिए, पर अभी हम सीमित ही रखें अपनी चर्चा। पहले जो व्यवस्था थी तो आपको आखिरी तनख्वाह का आधा तो मिलता ही था, साथ में आपका एक पीएफ अकाउंट भी होता था जी। तो प्रोविडेंट फंड के भी पैसे मिलते थे और पेंशन भी मिल रही है। यहां ना तो प्रोविडेंट फंड है, वो दरअसल 60% रकम जो आप निकाल सकते हैं वो एक बार निकाल ली, उसके बाद पेंशन के नाम पर यह पैसा बच गया। यही व्यवस्था है। जी जी बिल्कुल। और अभी आपने एक बहुत अच्छा मैं अभी अमर आपके पास आ रहा हूं, आप मना कर रहे हैं। कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा वो सम्मान और सम्मान का सवाल हुआ करता था। जीपीएफ की व्यवस्था बंद कर दी गई, प्लस हमारे तनख्वाह का 10% जा रहा है। मतलब मेरा वेतन भी कम हो गया, एनपीएस में 10% मेरा पैसा जा रहा है। नहीं, वो तो पहले भी जाता था ना। कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हाँ। नो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो जीपीएफ हमारा पैसा हुआ करता था। हाँ। हमें उसे बाद में रिटायर के समय वापस हमें मिल जाया करता था, और ये पैसा नहीं करता था पुरानी पेंशन व्यवस्था में। नई में तो हमारी तनख्वाह भी कम हो गई, हमारा पैसा भी गया, और हमारा पैसा डूब भी जा रहा है। और एक अभी आप ही ने कहा 1,18,000 पर 4,044 रुपये ये पेंशन है। इसको पेंशन कैसे कह सकते हैं? इंटरजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अमर पटनायक। गोपाल बाबू आपके पास आऊंगा। सवाल यह है कि पुरानी पेंशन को, अर्थव्यवस्था को बेड़ा गर्क करने वाली, बताने वाली आपकी सरकार अब नई पेंशन की समीक्षा कर रही है। देखिए, पहले जो व्यवस्था थी, मैं जीपीएफ में प्रोविडेंट फंड के अपने पैसे कटवाता था, वो मुझे रिटायरमेंट पर मिलता था। पेंशन का मेरा कोई पैसा कटता नहीं था और तनख्वाह का आधा मुझे पेंशन के तौर पर मिल जाता था। आज की तारीख में दरअसल जो मुझे पेंशन दी जा रही है उसके लिए मुझे पैसा कटवाना पड़ रहा है, और जितना पैसा कटवा रहा हूं उतना भी नहीं मिल पा रहा है। जीपीएफ तो अलग चीज हो गई। हाँ, तो इसलिए ये फर्क है ना, ये बड़ा फर्क है। हाँ, नहीं तो प्रोविडेंट फंड को इस डिबेट से अलग रखिए। हाँ, अलग करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आप पेंशन की बात करता हूं। आपको तो पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेगी। अब आप अगर एनपीएस में जमा करने लग जाओगे तो आपको मिलने लग जाएगी। पहले आपको नहीं मिलती थी, मुझे भी नहीं मिलती थी, अब मैं एनपीएस में जमा कर रहा हूं तो मुझे पेंशन मिलेगी। मैं एनपीएस में, मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने एनपीएस जानबूझकर ना, मैंने एनपीएस नहीं लिया है, और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सितंबर 21, 2013 तब वो सांसद थे गोरखपुर से। उन्होंने देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी कि जी ये क्या एनपीएस आपने लगा रखा है, ये पैसा तो बाजार में लगता है, अड़गम बड़गम शड़गम होता है उसमें, इसमें रिटर्न नहीं मिलते, पैसा जाया हो सकता है, कोई कंफर्म्ड आपका रिटर्न गारंटी नहीं किया जा रहा है। मैंने उनकी सलाह मानी, एनपीएस पर नहीं गया मैं। सुनो संदीप जी, अभी पूरी बात सुन लो ना, तभी तो बात होगी। बताइए। अभी सुन तो लो। हाँ। अभी मेरी बात आधे आधे रखोगे तो ना आप समझ पाओगे ना जनता आपकी समझ पाएगी। हाँ, बताइए। अगर आप ये सोचोगे कि सरकारी कर्मचारियों को पहले बेनिफिट ज्यादा था और एनपीएस में उनका बेनिफिट कम हो गया, तो हम तो एग्री कर रहे हैं, उसमें डिबेट ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पहले लास्ट पे का 50% जो भी एवरेज का है उसका पेंशन मिलता था, जिसका कॉस्ट सब सरकार देती थी। सरकार की नौकरी के बाद भी जिंदगी भर उसको जितने साल चलता था उसको वो पेंशन मिलती थी, फिर उसके बाद फैमिली पेंशन भी मिलती थी, उसके परिवार में वो उसकी स्वर्गवास हो गया तो उसकी पत्नी को भी मिलती थी। अब एनपीएस वो स्कीम नहीं है। और साथ में एक और चीज जोड़ दूं, उसमें डीए महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता था तो पेंशन बढ़ती थी। अब तो 4,044 रुपए अगर डॉक्टर साहब को मिल रहे हैं, ताउम्र 4,044 ही मिलेंगे। आप डिबेट किस बात को कर रहे हो? जिस चीज को हम एग्री करें उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं एक फैक्ट जोड़ रहा था। परेशान क्यों हो जाते हैं आप? फैक्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप परेशान हो गए। मैं तो कह रहा हूं उसमें, अरे फैक्ट ये है कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले ओपीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिट थे जो सस्टेनेबल सरकार के लिए नहीं थे। अच्छा। इसके कारण जो कमिटी बनी थी पहले, उन्होंने कहा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों का जीवन भर का सरकार के प्रति कार्य है, लेकिन आज सरकारी नौकरियों के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं? सारी सुख सुविधाएं देश के अगर सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी, बाकी सब घूमते रहेंगे, तो वैसी व्यवस्था करनी है तो आप चर्चा करके। तो ओपीएस क्यों, फौज में क्यों लागू है ओपीएस? वहां भी हटा दीजिए। ये सवाल मैं हर बार पूछता हूं। नहीं, फौज में एक डेडिकेशन है, वो बाकी कर्मचारी डेडिकेटेड नहीं है। नहीं, उनका जान पे खेलने वाली बात नहीं है। सरकार फौज को मत आप कंपेयर करिए। अच्छा, ना करूं।
फौज का इससे कोई मतलब नहीं। सरकारी कर्मचारी और फौज के कर्मचारियों में मैं आज आपके मंच पे कह रहा हूं बहुत फर्क है। उनने अपने देश अपनी जान दे के अपना परिवार को छोड़ के वो फौज पे लड़ते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं देश में योगदान नहीं देते, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बलों में ओपीएस नहीं था। अर्धसैनिक बल क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फौज है कि अर्धसैनिक बल है देश में? नहीं तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होता है बॉर्डर पर? बीएसएफ की आर्मी। आप क्या कह रहे हो? उनकी भी ओपीएस खत्म करनी चाहिए सरकार। नहीं, उनको ओपीएस नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, इसी महीने जवाब देना है कि उनको ओपीएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था को देख के सरकार लेती है। सरकार का कोई हित इसमें है उसमें नहीं है। सरकार का कोई हित नहीं है, आर्थिक हालात देखकर ये फैसले लिए जाते हैं। अबे दुबे, संदीप चौधरी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है डिबेट सुनकर भारतीय जनता पार्टी के मेरे भ्राता गोपाल जी को सुनकर कि जैसे भूपेश बघेल साहब, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर जी ये कह रहे हो कि गोपाल जी तो आपकी गुल्लक फोड़कर पैसे दे दीजिए, या निर्मला बुआ जी के निजी पैसे से, अरे एक्सचेकर का पैसा है साहब। आपने प्रधानमंत्री, देखिए 6 जनवरी 2023 को आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट करके। उसमें लिख दिया पहले उन्होंने कि ये साहब बहुत, जो कुछ स्टेट अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो ये फाइनेंशियली बड़ा बुरा झटका राज्य को होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में एक भाषण दिया, ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। मतलब प्रधानमंत्री जी ने इसको पाप कर्म बताया। अभी भी जो नोटिफिकेशन है वो ये भ्रांति में नहीं रहे देश, ये तो चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक चाल चलते हैं। इसमें ओपीएस का कोई बात ही नहीं की है। इन्होंने कहा कि सिर्फ उसको रिव्यू कर लीजिए एनपीएस को, और ये राज्यों का स्टेट सब्जेक्ट है साहब, आपका सरोकार नहीं। हम तो अपना हक मांग रहे थे आपसे कि जो एनपीएस का पैसा 35,000 करोड़, राजस्थान का 17,000 करोड़, छत्तीसगढ़ का 7,000 करोड़, हिमाचल प्रदेश का है, वो दे दीजिए। आप नहीं दोगे तो आपके जाने के बाद सरकार दे देगी। क्या कह रहे हैं आप कि कर्मचारियों का सिर्फ हित नहीं साध सकते, तो क्या बस अडानी जी के हित साधने के लिए सत्ता सौंप दी आपको? 20-20 हजार करोड़ रुपए अगर स्टॉक मैनिपुलेशन करके उनमें आ रहा है तो उसकी जेपीसी भी नहीं कराएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का हित साधे और हित साधेंगे। कमेटी तो बनी हुई है। मैं गोपाल बाबू अभी मैं आपके पास आऊंगा, बीच में क्रॉस टॉक नहीं प्लीज, आपको मौका मिलेगा। हाँ बोलिए अबे दुबे। धरती पाताल आकाश सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको देंगे, सिर्फ उनका हित साधेंगे। लाखों कर्मचारी जो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको अभी संदीप चौधरी जी ने बताया कि 2.5% भी पैसा, अरे 4,000 रुपए में क्या घर चलाएंगे बताइए ना। ये भी नहीं करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो हजारों करोड़ की निधि हो गई उसमें से पैसा दे दीजिए। अरे लागू करने में, जमीन पर सही मायने में उतारने में तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी सरकार की थी अबे दुबे। देखिए संदीप जी, बहुत पानी बह गया उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था, अब हम उसको अपने राज्यों में ठीक कर रहे हैं। कितना झूठ परोस रहे हैं, मैं पहले भी देख रहा था, कई टेलीविजन चैनल्स ने ये परोसा कि साहब हिमाचल प्रदेश में जितने रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है उतना तो ये पेंशन का खर्च हो जाता। ये मैं आरबीआई के ही जो इन्होंने स्टेट फाइनेंसिंग की बात की उसी से डेटा लेकर आया हूं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है टोटल राजस्थान का है 2,14,977.23 करोड़ रुपए, पेंशन का उस पर बर्डन है मात्र 24,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश भी ये झूठ बोल रहे हैं। अभी भी इन्होंने कहा गोपाल जी ने, वहां की रेवेन्यू रिसिप्ट है 36,375.3 करोड़ रुपए, पेंशन का बर्डन है सिर्फ 7,000। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, हर चैनल पर कहते 5 साल में सारे राज्य बर्बाद हो जाएंगे। अरे साहब 5 साल में नहीं, जो 2004 से जिसने एनपीएस ऑप्ट किए, जो रिटायर 2004 में नौकरी में आया है, वो 32 साल जोड़िए उसको, उसके बाद स्टेट पर 32 साल का समय लगेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। अरे कर्मचारियों का पैसा अधिकार का पाप कर्म नहीं है प्रधानमंत्री जी, उनके हक का पैसा है, हर हाल में देंगे हम। रोक कर देख लीजिए, संविधान अधिकार देता है। गोपाल बाबू छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद शरद कोहली की बारी। देखिए हर बात में अडानी ले आना यह कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि एक खास वर्ग के बारे में, आप एक खास वर्ग, अच्छा खास वर्ग में चलिए, आपने फौज को माना और मैं फौज की बहादुरी, उनके जज्बे, देशभक्ति को सलाम करता हूं। ये एमएलए और एमपी जो हम नेता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये पुरानी बात, ये एनपीएस में आते हैं कि ओपीएस में? नहीं, एनपीएस में आते हैं, ओपीएस में। मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से कि इस बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए। हो सकता है ये रिव्यू का मैंडेट भी हो, मैंने पढ़ा नहीं है कि उसका देशभक्ति मतलब संसद और विधानसभाओं में देशभक्ति ओतप्रोत होते देखते हैं। सबसे बड़े देशभक्त हमारे सारे संसदों और विधानसभाओं में बैठे, इसलिए उनको ओपीएस में देखेंगे। जो भी सरकार के पास हम भी बात कर रखेंगे, आप भी रखिए, हम तो सब बात रखेंगे।
ठीक कि है यह शरद चीज तो कोहली, ज्यादा अब आर्थिक पहलू पर आते हैं, क्योंकि आर्थिक पहलू की बिना पर ही ये विमर्श पहले हो रहा था कि एनपीएस ज्यादा तार्किक है, फिस्कली प्रूडेंट है, मुकम्मल है, रिटर्न अच्छे मिलेंगे और पुरानी पेंशन योजना बेड़ा गर्क करेगी। अब सरकार ही रिव्यू कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए संदीप, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं पहली बात तो, पर मैं एक चीज जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर 85% लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, आपने जो डेटा दिया 2 करोड़ लोग, मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सारे एम्प्लॉयज गिन रहा हूं, उनके 5-5 फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, मैंने एवरेज लिए तो करीब करीब 10 करोड़ की आबादी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैंने इसमें पीएसयू भी ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लिए, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी ले लिए। 10 करोड़ लोग एक तरफ और बाकी के 40 करोड़ लोग एक तरफ। तो मैं पहला समर्थन तो यह करता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक सरकारी नौकरी एक पेडेस्टल पे रख के देखी जानी चाहिए कि साहब सरकारी नौकरी है तो उसमें पेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कड़वी हकीकत है ना इस देश में, ये कड़वी हकीकत है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस के लाभार्थी बन जाएं, आपने नहीं ले रखी अलग बात है, और एक सरकारी आदमी, दोनों को एक बराबर प्लेइंग फील्ड मिल रही है, क्यों एक सरकार, मैं सरकारी एम्प्लॉयज के खिलाफ नहीं हूं, पर उसको एक अलग पेडेस्टल पे क्यों रखा जाए, पहली बात। ये तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ी दूसरी तस्वीर भी दूं। आज ही मैं एम्स के बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके साथ नाश्ता किया। इज अ फेमस डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एम्स में कितनी तनख्वाह होगी, मैं कभी तनख्वाह नहीं पूछता हूं, 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख के बीच में है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो शायद डबल तनख्वाह मिले। डबल नहीं, 20-25 लाख से नीचे की उनकी काबिलियत नहीं आकी जाएगी। वो सरकारी कर्मचारी देश में योगदान दे रहे हैं। तो आपका मतलब उन्होंने बलिदान किया हुआ है एक तरह से। सरकारी कर्मचारी, टैलेंट वाले लोग सरकार में रहकर देश में योगदान करने वालों की तादाद भी है ना। मैं संदीप उस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो निजी क्षेत्र के एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भेदभाव क्यों, पहली बात। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, क्या यह सच नहीं है कि अगर ये पेंशन आती रहती है, इसी तरीके से ओपीएस की बात कर रहा हूं, तो आने वाली जो युवा पॉपुलेशन है उनकी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी। मतलब वो सरकारी नौकरी देखने का, इसको अट्रैक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है अभी शॉर्ट चेंज हो रहा है सरकारी कर्मचारी। ये जो अट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है जो रास्ता निकलेगा वो बीच का निकलेगा, जो आंध्रा का मॉडल है 33%, 30%, 40%, कुछ आप फिक्स कर दीजिए। बाकी देखिए जो एनपीएस में से रिटर्न आता है 10% आता है, जहां पर एक हिस्सा लगाया जाता है जिसमें 10% इक्विटी में जाता है, दूसरा हिस्सा 30% इक्विटी में जाता है, तीसरा हिस्सा 50% इक्विटी में जाता है और बाकी का फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज में जाता है। और सरकारी कर्मचारी को पता ही नहीं होता कहां पर टिक मार रहा हूं। उसको इससे मतलब नहीं है। वो जब रिटायर हुआ गलती हो गई, क्योंकि बीच का जो रिटर्न है वो फिक्स रिटर्न जो है वो आपका 6-7-8% तक रहता है, इसलिए आपको उसमें लो रिटर्न दिखता है। अब सवाल देखिए, नहीं लो रिटर्न की बात नहीं है, आप पूरा पैसा फर्ज कीजिए, अगर आप पैसा निकालना चाहें इस एनपीएस में से 25% से तो ऊपर निकाल ही नहीं पाएंगे, वो भी 3 किस्तों में, उसमें भी गैप देना होगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से की हुई होती है। ये जो तो मेरी बुढ़ापे की या मेरी हारी बीमारी की, घर में कोई दिक्कत आ गई, बच्चे को विदेश भेजना है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, मैं पैसे ही ना निकाल पाऊं, मेरा पैसा। देखिए, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं संदीप, और मैं इस मेथड के सपोर्ट में, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, कुछ अर्थशास्त्री फंड मैनेजर्स बैठकर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया सारे फंड को। अगर वो स्टेट ही ब्रोक हो जाएगी, अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रोक, अगर वो स्टेट के फंड्स ड्रेन आउट हो जाएंगे, मतलब स्टेट्स के पास विकास के लिए किसी चीज के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आप इस ओपीएस को कैसे सस्टेन करेंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी साइड में आइए कि अगर एक सरकारी एम्प्लॉय 80-85 साल उसकी उम्र ले लीजिए, अगर उसको पेंशन, उसके जाने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, आपने कहा बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सरकारी नौकरी आज से 30 साल पहले शायद इसीलिए ज्वाइन करी, मैं एक एम्प्लॉय की तरफ से बोल रहा हूं कि मुझे पेंशन मिलेगी। भैया शादी के टाइम ये बात रखी जाती थी, ये सरकारी नौकरी है, पेंशन पक्की है, सारी उम्र की गारंटी है, यही होता था जब नौकरी। अब अगर वो लाठी छीन ली जाती है तो वो सरकारी नौकरी कितनी अट्रैक्टिव रह जाती है। तो उसमें जो एड ऑन्स हैं उनको हटा दीजिए, जब तक कर्मचारी जिंदा रहेगा उसे ही मिलेगी। देखिए ये और कन्वीनियंट प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, मुझे लगता है जो बीच का रास्ता है, ये जो आंध्रा वाला मॉडल है, मुझे लग रहा है सबसे कामयाब संदीप यही मॉडल रहने वाला है। 33% फिक्स कर दीजिए, बाकी का आप रिटर्न बेस कुछ मिक्स करके 40-42% के करीब आ जाएगी और उससे बात बन जाएगी। दोनों तरफ आगे कुआं है, पीछे खाई है, बीच में कहीं रस्सी पे आपको पकड़ के लटकना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। इसका और कोई हल नहीं है विजय बाबू। क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला खेल होगा, वो तैयार होगा, बीच का रास्ता आपको कबूल होगा।
जी मैं सबसे पहले तो जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोरोना का वो दौर सबने देखा है और उस समय वही कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी, वही नर्स, वही डॉक्टर, वही ट्रैकमैन, वही रेलवे का कर्मचारी, वही नर्स और डॉक्टर पूरे देश को, समाज को बचाने का काम किया। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, कोई स्पेशल क्यों है? कोरोना के समय में क्या एक भी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अस्पतालों में क्या दिखाई पड़ा? वही सरकारी कर्मचारी आपका वैक्सीन ले गया, वही दवाएं ले गया, वही आपकी वैक्सीन दिलाया। आप स्पेशल कर रहे हैं एक मिनट सर, और आप स्पेशल की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारियों पर स्पेशल की बात उठा दिया, आपने राजनेताओं पर कभी उठाया? अभी संसद चल नहीं पाई। कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उस पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन पेंशन भत्ते की क्या जरूरत है, आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा कि यहां पर अर्थशास्त्री बनाया है, एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। मैं एक बात और कर, अटल जी जब इस पेंशन पर सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है, तो लोगों ने कहा नहीं हमें तो राष्ट्र प्यारा है। तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं, कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं, आपको लोक सेवक है। क्या जरूरत है आपको? और कितने सांसदों ने छोड़ा? देखिए मैंने विजय भाई आपकी पूरी बात सुनी, दूसरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विजय भाई रुकिए। विजय भाई, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतनी बात रख रहा हूं कि बाकी के जो 85% लोग हैं, आपने कहा वो स्पेशल है, वो है, मैं स्वीकार करता हूं इसको, पर बाकी के 85% जो जनता है जो नौकरी करती है निजी क्षेत्र में, 40 करोड़ लोग हैं, क्या उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कन्वीनियंट आर्गुमेंट नहीं है कि वो उनको भी नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो कभी हो नहीं पाएगा कि जी 85 का भी देखो, अरे 15 को तो दे दो पहले। नहीं, पर उन 85 वाले जो मिल रहा था वो रुक गया। मैं तो आपकी बात कर रहा था संदीप, आपको क्यों ना मिले? आपने क्या बिगाड़ा है जो आपको पेंशन? क्या वो 85% काम नहीं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? मैं सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं। नहीं, मैं प्राइवेट में इसलिए आया, मुझे सरकारी नौकरी कम पैसे पे जाना ही नहीं था, मैं प्राइवेट में इसलिए आया। हाँ, पर पेंशन लेने से आप इनकार करेंगे अगर आपको मिलेगी? मैं अगर देगा कोई तो कौन मना कर रहा है, पर मैं उसके लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा हूं, ना आंदोलन कर रहा हूं।